हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकेट्रिक एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जो नर्सिंग एजुकेशन और क्लिनिकल प्रैक्टिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस प्रेजेंटेशन में हम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, साइकेट्रिक नर्सिंग केयर, असेसमेंट टेक्निक्स, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन और एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिंपल और इजी वे में कवर करेंगे। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट है, एजुकेटर है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड एक्सप्लोर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ साइकेट्रिक एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग। नेक्स्ट स्लाइड में हम सबसे पहले समझेंगे मेंटल हेल्थ क्या होता है। अब बात करते हैं कुछ बेसिक्स डेफिनेशन की, जो साइकेट्रिक नर्सिंग को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है हेल्थ। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग हेल्थ का मतलब सिर्फ डिसीज ना होना नहीं है, बल्कि फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होना भी है। दूसरा टर्म है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब है कि एक पर्सन अपनी इमोशंस को मैनेज कर सके, स्ट्रेस को हैंडल कर सके, प्रोडक्टिव लाइफ जी सके और सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकें। तीसरा टर्म है मेंटल हाइजीन। इसका मतलब है उन हैबिट्स और प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करना जो हमारी इमोशनल वेलबींग को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करते हैं। अब क्लिनिकल एग्जांपल्स देखते हैं। जो सिजोफ्रेनिया पेशेंट की केयर करते वक्त नर्स सिर्फ सिम्टम्स पर फोकस नहीं करती, बल्कि पेशेंट की पर्सनल हाइजीन, मेंटल स्टेटस और डेली फंक्शनिंग को भी असिस्ट करती है। इससे होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करने में हेल्प मिलती है। डब्ल्यूएचओ की हेल्थ डेफिनेशन और मेंटल हाइजीन की डेफिनेशन फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछी जाती है, इसीलिए इन्हें याद रखें। अब हम आते हैं टॉपिक 1 के पार्ट 2 पर, जहाँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो एग्जाम्स और क्लिनिकल प्रैक्टिस दोनों में काफ़ी पूछी जाती है। साइकेट्रिक साइकेट्री मेडिसिन की एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जो मेंटल डिसऑर्डर की डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन से डील करती है। सिंपल लैंग्वेज में साइकेट्रिस्ट एक मेडिकल डॉक्टर होता है जो डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर जैसे मेंटल इलनेसेस को डायग्नोस करता है और मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट को हेलुसिनेशन हो रही है, यानी आवाजें सुनाई दे रही है जो रियलिटी में नहीं है, तो साइकेट्रिस्ट असेसमेंट करके ट्रीटमेंट प्लान बनाएगा। सेकंड है मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस सिर्फ सैडनेस या टेंशन नहीं होती, ये कॉग्निशन, थिंकिंग, इमोशंस और बिहेवियर में ऐसी डिस्टरबेंस होती है जो पर्सन डेली लाइफ, रिलेशनशिप और वर्क को अफेक्ट करते हैं। इसके साइंस होते हैं एक्सेसिव एंजाइटी, सीवियर डिप्रेशन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, सोशल विड्रॉल, अग्रेसिव बिहेवियर। क्लिनिकल एग्जांपल है इसके, अगर एक पेशेंट को लगता है कि सब लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है, तो ये डिल्यूजन या सिम्टम्स हो सकता है, या डिल्यूजन का सिम्टम्स हो सकता है। थर्ड इज साइकेट्रिक नर्सिंग। अब यहाँ नर्सिंग का रोल स्टार्ट होता है। साइकेट्रिक नर्सिंग का फोकस सिर्फ डिसीज पर नहीं, बल्कि पेशेंट के इमोशनल, बिहेवियर और सोशल नीड्स पर भी होता है। साइकेट्रिक नर्स थेरापेटिक कम्युनिकेशन करती है, पेशेंट की सेफ्टी मेंटेन करती है, मेडिकेशंस मॉनिटर करती है, फैमिली काउंसलिंग में हेल्प करती है, रिहेबिलिटेशन सपोर्ट भी देती है। सिजोफ्रेनिया पेशेंट को नर्स डेली रियलिटी ओरिएंटेशन और सेल्फ केयर एक्टिविटीज में भी इनकरेज करती है। एंड नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ये साइकेट्रिक नर्सिंग से थोड़ी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का फोकस हमेशा प्रिवेंशन, मेंटल हेल्थ प्रमोशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और कम्युनिटी अवेयरनेस में भी होता है। और इसका एग्जाम्पल है, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करना मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पार्ट होता है। इसमें इम्पोर्टेंस है साइकेट्रिक नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग। जो साइकेट्रिक नर्सिंग होता है वो डिसीज फोकस्ड होता है, और मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, वो वेलनेस फोकस्ड होता है। एग्जिस्टिंग मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट इसी साइकेट्रिक नर्सिंग करती है, और मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो है वो मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करती है। साइकेट्रिक नर्सिंग का काम होता है हॉस्पिटल सेटिंग में ज़्यादा, और मेंटल हेल्थ का कम्युनिटी सेटिंग में ज़्यादा। साइकेट्रिक नर्सिंग जो है वो एक्यूट केयर करती है, और मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्रमोशन और प्रिवेंशन भी करती है। जो नीचे मैनेमोनिक
दिया हुआ है, जिसका फुल फॉर्म है कोपिंग, एडॉप्टेशन, स्ट्रेस रिड्यूस्ड या स्ट्रेस रिडक्शन और इमोशनल स्टेबिलिटी। ये याद रखें क्योंकि मेंटल हेल्थ नर्सिंग का मेन गोल पेशेंट को इमोशनल क्राइसिस से निकालकर हेल्दी एडॉप्टेशन तक पहुंचाना होता है। अब जब हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस का डिटरमाइंड और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स को भी डिटेल में समझेंगे। अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, ICD-11 क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लिनिकल पोस्टिंग में भी फ्रिक्वेंटली यूज होता है। सबसे पहले समझते हैं कि ICD-11 क्या है। ICD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, जो WHO द्वारा डेवलप किया गया है। इसका पर्पस डिसीज और मेंटल डिसऑर्डर को स्टैंडर्ड कोड्स और कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है, ताकि दुनिया भर के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एक ही लैंग्वेज में डायग्नोसिस और डॉक्यूमेंटेशन कर सके। फर्स्ट इज न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर बचपन में अर्ली डेवलपमेंट पीरियड में स्टार्ट होते हैं और ब्रेन डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। कॉमन एग्जांपल्स ADHD, अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं अटेंशन की प्रॉब्लम, हाइपर एक्टिविटी, लर्निंग डिफिकल्टीज, कम्युनिकेशन इशूज, सोशल इंटरेक्शन में डिफिकल्टी। एक 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड क्लास में कंटिन्यूसली रेस्टलेस है, फोकस नहीं कर पाता और इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता। असेसमेंट के बाद ADHD डायग्नोस हो सकता है। सेकेंड, सिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम। ये सीवियर साइकोटिक डिसऑर्डर है जहां पेशेंट रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसके पॉजिटिव सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। और इसके निगेटिव सिम्टम्स होते हैं लेक ऑफ मोटिवेशन, सोशल विड्रॉल, रिड्यूस इमोशनल एक्सप्रेशंस, पुअर सेल्फ केयर। एग्जाम्पल, पेशेंट बोलता है कि टीवी उसको सीक्रेट मैसेज भेज रहा है, ये डिल्यूजन का एग्जाम्पल हो सकता है। और आपकी नर्सिंग केयर क्या होगी? थेरापेटिक कम्युनिकेशन, रियलिटी ओरिएंटेशन, मेडिकेशन, कॉम्प्लियंस, सेफ्टी मॉनिटरिंग, फैमिली सपोर्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स का डिफरेंस फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। सेकेंड, नेक्स्ट है मूड एंड एंजाइटी डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर इमोशंस और मूड रेगुलेशन को अफेक्ट करता है। इसमें मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं? परसिस्ट सैडनेस, स्लीप डिस्टर्बेंस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, फटीग, सुसाइडल थॉट। और बाइपोलर डिसऑर्डर, पेशेंट कभी कभी एक्सट्रीम हैप्पीनेस, मेनिया और कभी कभी सीवियर डिप्रेशन एक्सपीरियंस करता है। एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी नॉर्मल इमोशन है, लेकिन जब एक्सेसिव हो जाए और डेली फंक्शनिंग को अफेक्ट करे तब डिसऑर्डर बन जाता है। इसका एग्जांपल है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, GAD, पैनिक डिसऑर्डर, फोबियास। पैनिक अटैक सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? पाल्पिटेशन, स्वेटिंग, ट्रिमर्स, ब्रेथलेसनेस और फियर ऑफ डाइंग। पुराने DSM-4 और ICD-10 सिस्टम में मल्टी एक्सियल क्लासिफिकेशन यूज होती है, लेकिन ICD-11 और DSM-5 TR में सिंगल एक्सिस अप्रोच यूज होता है। फोकस सिम्टम्स और फंक्शनिंग पर होता है। डायग्नोसिस ज़्यादा प्रैक्टिकल और क्लिनिकल यूजफुल बन जाते हैं। अब हमें समझ आ गया कि ICD-11 मेंटल डिसऑर्डर को किस तरह क्लासिफाई करता है और हर कैटेगरी की मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर के कॉजेज और रिस्क फैक्टर को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। अब हम ICD-11 के कुछ और इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक कैटेगरीज को डिटेल में समझेंगे। डिसऑर्डर एग्जाम्स में भी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और क्लिनिकल पोस्टिंग में भी काफी देखने को मिलते हैं। OCD एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD की। OCD में दो चीजें होती है, ऑब्सेशन एंड कंपल्सन। ऑब्सेशन, ये अनवांटेड रिपीटेटिव थॉट्स होते हैं जो बार बार माइंड में आते हैं, जैसे जर्म्स या कंटामिनेशन का फियर, किसी को हार्म कर देना का फियर, एक्सेसिव डाउट। कंपल्सन, ये रिपीटेटिव एक्शन होते हैं जो एंजाइटी को काम करने के लिए किए जाते हैं, बार बार हैंड वॉश, लॉक रिपीटेडली चेक करना, काउंटिंग रिचुअल्स। पेशेंट दिन में 50 बार हाथ धोता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके हाथ कंटामिनेटेड है।
उसमें मैनेजमेंट क्या, एंजाइटी रिडक्शंस, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सपोर्ट देंगे, एक्सप्लोर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन और मेडिकेशन देंगे हम इसमें। ऑब्सेशन और कंपल्सन में कुछ डिफरेंसेस भी आते हैं एग्जाम्स में। सेकेंड इज ट्रॉमा रिलेटेड डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर किसी ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद डेवलप होते हैं, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, नेचुरल डिजास्टर, फिजिकल एब्यूज, वायलेंस, वॉर एक्सपोजर। सबसे कॉमन डिसऑर्डर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसके सिम्टम्स होते हैं फ्लैशबैक, पेशेंट को लगता है ट्रॉमा दोबारा हो रहा है। हाइपर अराउजल जैसे इरिटेबिलिटी, स्लीप प्रॉब्लम, इंक्रीज हिस्टैरिकल रिस्पॉन्स। अवॉइडेंस, पेशेंट ट्रॉमा से रिलेटेड प्लेसेस, पीपल या सिचुएशन अवॉइड करते रहता है। एग्जाम्पल, एक्सीडेंट सर्वाइवर ड्राइविंग से कंप्लीटली डरने लगता है। इसमें हम क्या केयर देंगे, इमोशनल सपोर्ट, सेफ इन्वायरमेंट, काउंसलिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट। एंड देन नेक्स्ट, न्यूरोकॉग्निटिव। ये डिसऑर्डर कॉग्निशन को अफेक्ट करता है, फंक्शंस अफेक्ट करता है, मेमोरी, अटेंशन, लर्निंग, जजमेंट, ओरिएंटेशन। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, अल्जाइमर डिसीज जो प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस करता है, डेलीरियम सडन कंफ्यूजन स्टेट करता है। अल्जाइमर के साइन क्या होते हैं, रिसेंट इवेंट भूलना, फैमिलियर पीपल को ना पहचानना, डेली एक्टिविटीज को भी में भी डिफिकल्टी होगी। और डेलेरियम के क्या साइन होंगे, सडन ऑनसेट, फ्लक्चुएटिंग कॉन्शियसनेस, डिसओरिएंटेशन। अल्जाइमर को हम ग्रेजुअल ऑनसेट और डेलेरियम को हम सडन ऑनसेट कह सकते हैं। इसके बाद है सब्सटेंस यूज एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर तब डेवलप होते हैं जब पर्सन सब्सटेंस यूज पर कंट्रोल खो देता है, जैसे अल्कोहल, निकोटीन, ओपॉइड्स, कैनाबीज। इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्रेविंग, टॉलरेंस, विड्रॉल सिम्टम, सोशल प्रॉब्लम, ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट। और एग्जांपल होता है, पेशेंट अल्कोहल ना मिलने पर ट्रिमर्स और एंजाइटी एक्सपीरियंस करता है। इसमें नर्सिंग के रोल होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन सपोर्ट, विड्रॉल मॉनिटरिंग, रिलैप्स प्रिवेंशन, फैमिली एजुकेशन। नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में पर्सन बिहेवियर पैटर्न रिजिड और माल एडॉप्टिव हो जाता है। ये पैटर्न लॉन्ग टर्म होते हैं, रिलेशनशिप अफेक्ट करते हैं, सोशल फंक्शनिंग इम्पैक्ट करते हैं। क्लस्टर्स, क्लस्टर ए, इसमें पैरानॉइड, सिजोइड, सिजोटाइपल। क्लस्टर बी में एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन, हिस्ट्रियोनिक, नार्सिसिस्ट। क्लस्टर सी में अवॉइडेंट, डिपेंडेंट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये सारे क्लिनिकल कोर रिलेशन बॉक्स के में आ सकते हैं। अगर ओसीडी पेशेंट कंटामिनेटेड का फियर की वजह से 50 बार हैंड वॉशिंग करता है, नर्स का गोल सिर्फ उसे रोकना नहीं होता। मॉडर्न ट्रीटमेंट में एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन यूज की जाती है। पेशेंट को ग्रेजुअली फियर सिचुएशन का एक्सपोज दिया जाता है, कंपल्सिव बिहेवियर को परफॉर्म करने से रोका जाता है, धीरे धीरे एंजाइटी को होने देता है। और अब तक हमने आईसीडी-11 की मेजर डायग्नोस्टिक कैटेगरीज और उनकी क्लिनिकल प्रोफाइल समझ ली है। नेक्स्ट टॉपिक में हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर के कॉज, रिस्क फैक्टर, बायोसाइकोसोशल मॉडल को डिटेल में देखेंगे। ऑल राइट एवरीवन, अब हम आ गए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड पर जो स्पेशली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और वाइवा के लिए डिजाइन की गई है। इस स्लाइड में हम क्विक रिवीजन और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछली स्लाइड्स ध्यान से समझी है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लिनिकल सेटिंग में जब कोई साइकेट्रिक पेशेंट आता है तो नर्स और डॉक्टर सबसे पहले असिस्ट करता है एक्यूट डिस्टरबेंस। क्या पेशेंट में सडन बिहेवियर डिस्टरबेंस है, जैसे अग्रेशन, सीवियर एजिटेशन, साइकोसिस, सुसाइडल बिहेवियर? अगर आंसर यस है तो इमीडिएटली साइकेट्रिक इंटरवेंशन की जरूरत होती है। सेकंड इज कॉग्निटिव डिफिशिएंट। अब असिस्ट किया जाता है कि मेमोरी, अटेंशन और ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम है या नहीं। क्वेश्चन है, आपका नाम क्या है, आज का दिन क्या है, आप कहाँ हैं। अगर कॉग्निशन इम्पेयर्ड है तो न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर को सस्पिशन होता है। डिलीरियम, थर्ड स्टेप इज डिलीरियम डिमेंशिया। यहाँ डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सडन ऑनसेट आवर्स या डे में डेवलप, रिवर्सिबल हो सकता है, अटेंशन इम्पेयर्ड हो सकता है। और डिमेंशिया में ग्रेजुअल ऑनसेट, मंथ या ईयर में डेवलप, प्रोग्रेसिवली डिक्लाइन, मेमोरी इम्पेयरमेंट प्रोमिनेंट। एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डेलेरियम एंड डिमेंशिया। रैपिड रिवीजन चार्ट।
अब कुछ हाई यील्ड पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। डिप्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर, सेरोटोनिन, सिजोफ्रेनिया। ओके, एग्जाम चैलेंजेस क्वेश्चंस, फ्लैशबैक, इमोशन नंबिंग और अवॉइडेंस के डिसऑर्डर में देखे जाते हैं। ऑप्शंस है पैनिक डिसऑर्डर एंड पीटीएसडी। इसका करेक्ट आंसर है पीटीएसडी। ये पीटीएसडी के क्लासिक सिम्टम्स है। सेकंड क्वेश्चन इज एंटी सोशल और बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किस क्लस्टर में आते हैं। इसके पहले स्लाइड में मैंने बताया था। तो उसमें ऑप्शन दिया है ए एंड बी, तो करेक्ट आंसर इज बी। बी में ड्रामेटिक, इमोशन, एरेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे इंक्लूड होंगे एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन, हिस्ट्रियोनिक, नार्सिस्ट। एग्जामिनर्स पूछ सकता है डिप्रेशन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कम होता है, सिजोफ्रेनिया में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा होता है, पीटीएसडी का हॉलमार्क सिस्टम्स, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किस क्लस्टर में आता है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। अब हम साइकेट्रिक नर्सिंग के एक बहुत इंटरेस्टिंग और थ्योरी बेस्ड टॉपिक पर आते हैं, साइकोडायनामिक्स और माल एडाप्टिव बिहेवियर। ये टॉपिक सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरीज पर बेस्ड है और ये एक्सप्लेन करता है कि इंसान का बिहेवियर, थॉट्स और इमोशन कैसे डेवलप होते हैं। एग्जाम में भी ये टॉपिक फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। आइसबर्ग थ्योरी ऑफ माइंड। सबसे पहले स्क्रीन पर जो आइसबर्ग दिख रहा है उसे समझते हैं। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग हमारा माइंड आइसबर्ग की तरह होता है, जो पानी के ऊपर दिख रहा है वो बहुत छोटा हिस्सा है, जबकि ज्यादा हिस्सा पानी के नीचे छुपा होता है। इस थ्योरी के 3 लेवल है, कॉन्शियस लेवल, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। फर्स्ट है, ये माइंड का वो पार्ट है जिसके बारे में हमें इस वक्त अवेयरनेस होती है। एग्जाम्पल, आप अभी मेरी प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, आपको अपना नाम पता है, आपको पता है आज कौन सा दिन है। ये सब कॉन्शियस लेवल पर होता है। प्री कॉन्शियस, ये इंफॉर्मेशन हमें इस वक्त याद नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सोचने पर याद आ जाती है। आपके स्कूल टीचर का नाम, लास्ट बर्थ पर क्या किया था, बर्थडे पर, पुराना फोन नंबर, ये इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है और जरूरत पड़ने पर रिकॉल हो सकती है। अनकॉन्शियस माइंड ये सबसे बड़ा और पावरफुल पार्ट है। यहाँ रिप्रेस्ड मेमोरीज, हिडन फियर, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, इमोशनल ट्रॉमा स्टोर रहते हैं। फ्रेड का के मुताबिक कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इसी अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट से डेवलप होती है। बचपन का ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस एडल्टहुड में एंजाइटी या फोबिया की फॉर्म में अपीयर हो सकता है। आइसबर्ग का सबसे बड़ा हिस्सा अनकॉन्शियस माइंड है। अब आते हैं फ्रेड के सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। माइंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। आईडी बर्थ से प्रेजेंट होता है। इसका प्रिंसिपल प्लेजर होता है, ये सिर्फ इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन चाहता है। भूख लगी है तो अभी खाना चाहिए, रोना, गुस्सा, इम्पल्स, ये सब कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचता। ईगो जो है वो रियलिटी पे डिपेंड करता है। ईगो प्रैक्टिकल और लॉजिकल होता है, ये इट की डिजायर और रियल वर्ल्ड के रूल्स के बीच बैलेंस बनाता है। भूख लगी है लेकिन क्लास चल रही है, ईगो बोलेगा क्लास खत्म होने के बाद खाएंगे। सुपर ईगो मॉरलिटी प्रिंसिपल, ये राइट और रॉन्ग डिसाइड करता है। ये कॉन्साइंस और मोरल वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है। आपको रोड पर वैलेट मिलता है, पैसे रख लो, रिस्क हो सकता है, ऑनर को रिटर्न करना चाहिए। फ्रेड के अकॉर्डिंग एंजाइटी तब डेवलप होती है इट की डिजायर, सुपर ईगो के मोरल्स, रियलिटी के डिमांड्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। ईगो इन सबको बैलेंस करने की कोशिश करता है। जब ईगो ओवरवेल्म हो जाता है तब एंजाइटी डेवलप होती है। साइकेट्रिक नर्स को पेशेंट के हिडन इमोशंस, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस रिस्पॉन्स समझने में साइको डायनेमिक्स थ्योरी हेल्प करती है। अगर पेशेंट को बार बार अनएक्सप्लेन्ड एंजाइटी हो रही है तो उसे पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस एक्सप्लोर किया जा सकता है। अब हम फ्रेड की थ्योरी का सबसे इम्पोर्टेंट और एग्जाम फेवरेट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी होती है जो उसे ईगो यूज करता है एंजाइटी, स्ट्रेस और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए। जब रियलिटी कंफर्टेबल लगती है तब माइंड ऑटोमेटिकली इन मैकेनिज्म का यूज करता है। व्हाट आर डिफेंस मैकेनिज्म?
जब किसी सिचुएशन की वजह से एंजाइटी या इमोशनल पेन होता है तो ईगो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है। ये मोस्टली अनकॉन्शियस होते हैं, यानी पर्सन को खुद पता नहीं होता कि वो उनका यूज कर रहे हैं। फर्स्ट इज डिनाइल, रियलिटी को एक्सेप्ट करने से इनकार करना। डॉक्टर ने कैंसर डायग्नोस किया है लेकिन पेशेंट बोलता है मुझे कुछ नहीं हुआ है, रिपोर्ट गलत है। रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट रियलिटी। सेकेंड है रिग्रेशन, स्ट्रेस में पर्सन पुरानी डेवलपमेंट स्टेज के बिहेवियर पर वापस चला जाता है। 5 साल का बच्चा जब नया सिबलिंग आता है तो फिर से थंब सकिंग स्टार्ट कर देता है, या एडल्ट स्ट्रेस में चाइल्डिश बिहेवियर दिखाने लगता है। थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट, गुस्सा या इमोशंस ओरिजिनल सोर्स पर एक्सप्रेस ना करके किसी सेफर टारगेट पर निकालना। बॉस ने ऑफिस में डांट दिया, एम्प्लॉय घर जाकर स्पाउस पर चिल्लाता है या स्पाउस बच्चे पर गुस्सा करते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है। फोर्थ इज प्रोजेक्शन, अपनी अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स या थॉट्स दूसरों पर थोप देना। जो पर्सन खुद जेलस है वो बोलता है सब लोग मुझसे जेलस है, एक्चुअली जेलसली उसके अंदर है। रिप्रेशन, पेनफुल मेमोरीज को अनकॉन्शियस माइंड में दबा देता है। चाइल्डहुड अब्यूज हुआ था लेकिन एडल्ट को वो इवेंट कॉन्शियसली याद नहीं है, मेमोरी अनकॉन्शियस में रिप्रेस हो गई है। सिक्स्थ इज सब्लिमेशन, नेगेटिव ड्राइव्स को सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटी में कन्वर्ट कर देना। एग्जाम्पल, अग्रेसिव पर्सन बॉक्सर बन जाता है या स्ट्रेस को डांस, स्पोर्ट या आर्ट में कन्वर्ट करता है। तो जो इसकी इजी मैनोमेनिक है वो है RPDS, रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, सब्लिमेशन। एग्जाम में फ्रिक्वेंटली ये भी पूछे जाते हैं। नाउ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, यानी मेंटल डिसऑर्डर होने के कॉज क्या हो सकते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखिए, मेंटल इलनेस यूजुअली किसी एक रीजन से नहीं होती, इसके पीछे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर मिलकर काम करते हैं। इसको हम बायो साइको सोशल मॉडल कहते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर ये बॉडी और ब्रेन से रिलेटेड कॉजेज होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है जेनेटिक्स, कुछ मेंटल डिसऑर्डर फैमिली से ज्यादा देखे जाते हैं। एग्जाम्पल, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन। अगर पेरेंट्स में डिसऑर्डर है तो रिस्क इंक्रीज हो सकता है। याद रखें जेनेटिक रिस्क बढ़ता है, गारंटी नहीं देता। न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस, न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन के केमिकल मैसेंजर होते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूरो सेरोटोनिन। जो डिप्रेशन, अगर लो सेरोटोनिन है डिप्रेशन, डोपामिन हाई है तो सिजोफ्रेनिया, गाबा जो है लो है तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स। एंड ब्रेन स्ट्रक्चर चेंजेस, कुछ डिसऑर्डर में ब्रेन स्ट्रक्चर में चेंजेस दिखते हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया में वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट देखा जाता है, ये न्यूरो इमेजिंग स्टडीज में ऑब्जर्व किया गया है। एंड डी इज हार्मोनल फैक्टर, स्ट्रेस के टाइम एचपी एक्सिस एक्टिवेट होता है, एचपी एक्सिस हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल ग्लैंड, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कोर्टिसोल लेवल को इंक्रीज करता है और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। सेकेंड है साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल कॉज की, ये पर्सन के एक्सपीरियंस, पर्सनैलिटी और थिंकिंग पैटर्न से रिलेटेड होते हैं। अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा, अब्यूज, नेग्लेक्ट, लॉस ऑफ पेरेंट, इमोशनल डिप्रिवेशन, ये फ्यूचर में एंजाइटी, डिप्रेशन और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का रिस्क बढ़ाते हैं। माल एडॉप्टिव अटैचमेंट, अगर बचपन में सिक्योर अटैचमेंट डेवलप नहीं होती तो एडल्टहुड में रिलेशनशिप प्रॉब्लम और इमोशनल इनस्टेबिलिटी डेवलप हो सकती है। कॉग्निटिव डिस्टोरेशन, कुछ लोग हर सिचुएशन को नेगेटिव वे में इंटरप्रेट करते हैं। एग्जाम में 90 मार्क्स आए, पर्सन सोचता है 100 नहीं आए मतलब मैं फेलियर हूँ, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। रिजिड बिहेवियर पैटर्न, जब पर्सन स्ट्रेस के समय फ्लेक्सिबल एडॉप्टेशन नहीं कर पाता और एक ही अनहेल्दी पैटर्न रिपीट करता है, ये भी मेंटल इलनेस का रिस्क फैक्टर हो सकता है। अब थर्ड है सोशल फैक्टर, मेंटल हेल्थ पर सोसाइटी और इन्वायरमेंट का भी बहुत इम्पैक्ट होता है। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल स्ट्रेस, ये क्रॉनिक स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। सोशल आइसोलेशन, जब पर्सन के पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। लोनलीनेस, लिविंग अलोन, पुअर सोशल रिलेशनशिप, इससे डिप्रेशन और एंजाइटी का रिस्क बढ़ता है। एक्सप्रेस्ड इमोशंस, EE, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली मेंबर्स का पेशेंट
के प्रति एक्सेसिव क्रिटिसिज्म, हॉस्टिलिटी, ओवर इन्वॉल्वमेंट। अगर ई हाई हो तो सिजोफ्रेनिया पेशेंट में रिलैप्स रेट इंक्रीज हो जाता है। फिर लास्ट डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब स्लाइड का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। फॉर्मूला वल्नरेबिलिटी प्लस स्ट्रेस इज इक्वल्स टू मेंटल इलनेस। एग्जाम्पल, एक पर्सन जेनेटिकली वल्नरेबल है, जब सीवियर लाइफ स्ट्रेस आता है तो जॉब लॉस, डाइवोर्स, ट्रॉमा, तब डिसऑर्डर ट्रिगर हो सकता है। दो लोग सेम स्ट्रेस फेस करते हैं, पर्सन ए नॉर्मल कोप कर लेता है, पर्सन बी डिप्रेशन डेवलप कर लेता है। रीजन, पर्सन बी में पहले से बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी थी। इसी को डायस्थीसिस स्ट्रेस मॉडल भी कहते हैं। अब हम देखेंगे साइकेट्रिक नर्सिंग के सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टॉपिक्स में से एक पढ़ने वाले हैं साइकोपैथोलॉजी डिस्टरबेंस। तो सबसे फर्स्ट है थॉट डिस्टरबेंस। थॉट दो तरह से अफेक्ट होता है, डिस्टरबेंस इन कंटेंट ऑफ थॉट। सबसे पहला है डिल्यूजन। डिल्यूजन एक फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ होता है जो एविडेंस देने के बाद भी नहीं बदलता। एग्जाम्पल आ सकता है इसमें कि परसेक्यूटरी डिल्यूजन, ग्रैंडियोस डिल्यूजन, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है। और सेकेंड इज डिस्टरबेंस इन फॉर्म ऑफ थॉट, फ्लाइट ऑफ आइडियाज। आइडियाज बहुत रैपिडली एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जंप करते हैं। मुझे हॉस्पिटल पसंद है, हॉस्पिटल वाइट वाइट क्लाउड जैसा है, क्लाउड स्काई में होता है। ये मेनिया में कॉमनली देखा जाता है। सेकेंड है परसेप्शन। परसेप्शन डिस्टर्बेंस। परसेप्शन मतलब हम दुनिया को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, हेलुसिनेशन एंड सेकेंड इज इल्यूजन। हेलुसिनेशन में कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है, पेशेंट कुछ सुनता है, देखता है या फील करता है जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जाम्पल, पेशेंट बोलता है मुझे आवाजें आ रही है लेकिन रूम में कोई नहीं होता। जैसे ऑडिटरी, विजुअल, टैक्टाइल, ऑल्फैक्टरी, ये सारे इसके टाइप्स होते हैं। इल्यूजन में एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है लेकिन गलत इंटरप्रेट किया जाता है। रूम में लटका हुआ कोट पेशेंट को घोस्ट लगता है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट था, इंटरप्रिटेशन रॉन्ग थी। ठीक है। थर्ड है इमोशनल डिस्टरबेंस। अब इमोशन की बात करते हैं। फ्लैट अफेक्ट, पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं, चाहे गुड न्यूज हो या बैड न्यूज, रिएक्शन सेम रहता है। पेशेंट स्माइल भी नहीं करता और सैडनेस भी एक्सप्रेस नहीं करता। ये सिजोफ्रेनिया हो सकता है। इमोशनल ब्लंटिंग, ठीक है, इमोशनल रिस्पॉन्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है, पेशेंट फीलिंग्स शो करता है लेकिन बहुत कम। डिस्फोरिया, परसिस्ट अनप्लीजेंट मूड स्टेट होते हैं, जैसे कि पेशेंट इरिटेबल, अनहैप्पी, रेस्टलेस फील करता है। अवॉल्यूशन, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज स्टार्ट या कंटिन्यू करने की एबिलिटी का लॉस। ओके, पेशेंट नहाना, कपड़े चेंज करना या डेली एक्टिविटीज करना बंद कर देता है। ये कॉमन होता है सिजोफ्रेनिया में नेगेटिव सिम्टम्स के टाइम पर। और बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव जो साइन है वो क्या है? कैटाटोनिक स्ट्यूपर, पेशेंट बिल्कुल मोशनलेस और अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है, बोलता नहीं, मूव नहीं करता, या साइकेट्रिक इमरजेंसी हो सकती है। फ्लेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, अगर पेशेंट का हाथ उठा दिया जाए तो वो उसी पोजीशन में देर तक बना रहता है। ये कैटाटोनिया का क्लासिक साइन है। कन्फेबुलेशन, मेमोरी गैप्स को पेशेंट अननोनली फाल्स स्टोरीज से फील करता है। पेशेंट को याद नहीं कि कल क्या हुआ था, वो एक इमेजिनरी स्टोरी बना देता है और उसे सच मानता है। ये कर्साकॉफ सिंड्रोम्स में कॉमन दिखाई देता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन डिफिशिएट, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टी, पेशेंट सिंपल डेली टास्क ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता। ओके, और ये इसमें यूनिवर्सिटी एग्जाम्स क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएट क्लियरली बिटवीन हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन। टॉपिक 5, प्रिंसिपल ऑफ मेंटल नर्सिंग, एक्सेप्टेंस एंड एम्पैथी। एक्सेप्टेंस, पेशेंट को उसकी करंट कंडीशन के साथ एक्सेप्ट करना बिना जज किए। जैसे अगर सिजोफ्रेनिया पेशेंट कहे कि उसको आवाजें सुनाई देती है, नर्स उसका मजाक नहीं बनाएगी और ना ही उसको पागल कहेगी।
नर्सिंग स्टेटमेंट क्या होगा, मुझे पता है आपको ये आवाज़ें सच लग रही है, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और एम्पैथी, पेशेंट के इमोशंस को समझना और फील करना, लेकिन प्रोफेशनल बाउंड्रीज मेंटेन रखना। जैसे कि मुझे आप पर तरस आ रहा है, सॉरी। Empathy is the ability to understand and share the feelings of another person while maintaining professional objectives. ADPIE नर्सिंग प्रोसेस का एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क है जो हर पेशेंट की केयर को ऑर्गेनाइज करता है। ADPI को हम असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवोल्यूशन बोलते हैं। असेसमेंट सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसमें नर्स पेशेंट की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल कंडीशन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इसमें हम असिस करते हैं अपीयरेंस, बिहेवियर, स्पीच, मूड, अफेक्ट, थॉट प्रोसेस, थॉट कंटेंट, परसेप्शन, कॉग्निशन, इंसाइट और जजमेंट। हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि सिजोफ्रेनिया पेशेंट बोलता है मुझे टीवी से आवाज आती है। हम असेस करते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन, डिल्यूजन और पुअर इंसाइट। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस जो है उसमें हम डेटा कलेक्ट करेंगे, उस बेसिस पर नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया जाता है। ये मेडिकल डायग्नोसिस नहीं बल्कि नर्सिंग डायग्नोसिस होता है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे रिस्क फॉर वॉयलेंस, डिस्टर्ब्ड थॉट प्रोसेस, सोशल आइसोलेशन, इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन, एंजाइटी, इनफेक्टिव कोपिंग, सेल्फ केयर डिफिशिएट। पेशेंट खाना नहीं खा रहा है, ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। थर्ड है प्लानिंग। अब डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट के लिए क्या गोल्स अचीव करना है। गोल में हम स्मार्ट होने चाहिए, जैसे कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। शॉर्ट टर्म गोल में पेशेंट 3 दिन के अंदर खाना रेगुलर खाएगा और लॉन्ग टर्म में पेशेंट डिस्चार्ज तक हेलुसिनेशन को मैनेज करना सीख लेता है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग के अकॉर्डिंग इंटरवेंशन परफॉर्म किए जाते हैं। इसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, काउंसलिंग, साइको एजुकेशन, थेरापेटिक कम्युनिकेशन, ग्रुप थेरेपी, फैमिली एजुकेशन, मिलियू थेरेपीज। ये सब हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट ही ट्रीटमेंट का पार्ट बन जाता है। इसमें हम सेफ इन्वायरमेंट, स्ट्रक्चर्ड रूटीन, ग्रुप एक्टिविटीज, रिस्पेक्ट, पॉजिटिव इंटरेक्शन, ये सारी चीजें हम इसमें शामिल करते हैं। डिप्रेस्ड पेशेंट को डेली ग्रुप एक्टिविटीज में हमको इन्वॉल्व करना होता है। ई फॉर इवोल्यूएशन, चेक करते हैं गोल अचीव हुए या नहीं। तो क्वेश्चंस होते हैं, सिम्टम्स इंप्रूव है, एंजाइटी कम हुई कि नहीं, पेशेंट मेडिसिन ले रहा है या नहीं, बिहेवियर इंप्रूव हुआ या नहीं। अगर गोल्स अचीव नहीं हुए तो नर्सिंग केयर प्लान मॉडिफाई किया जाता है। नर्सिस नर्सिंग प्रोसेस फ्लो जो है उसमें असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवोल्यूएशन होता है। ये कंटिन्यूस साइकिल होती है। नीड हो तो फिर से असेसमेंट किया जाता है। स्टैंडर्ड केयर गाइडलाइंस, ये एग्जाम में आता है। स्लाइड के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात है, असेसमेंट में रिस्क स्क्रीनिंग सबसे पहले होती है। सबसे पहले असेस करो सुसाइड रिस्क, होमिसाइड रिस्क, वायलेंस रिस्क, सेल्फ हार्म रिस्क, फॉल्स रिस्क। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। इसमें हमें सेफ्टी फर्स्ट देखना पड़ता है। जैसे पेशेंट बोलता है मैं मर जाना चाहता हूँ, नर्स क्या करेगी, सिर्फ काउंसलिंग नहीं करेगी, सबसे पहले सुसाइड रिस्क असेसमेंट करेगी, डेंजरस ऑब्जेक्ट रिमूव करेगी, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन करेगी। ये जनरली वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है, एडीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। अब बात करते हैं टॉपिक 6 कॉन्सेप्चुअल मॉडल की। ये मॉडल हमें बताते हैं कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट और थ्योरिस्ट मेंटल इलनेस को किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं और ट्रीटमेंट का फोकस क्या होता है। सबसे पहले है साइको एनालिटिक मॉडल बाय फ्राइड। इसके अकॉर्डिंग हमारे अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। इसमें थेरापिस्ट अनकॉन्शियस मेमोरीज और डिफेंस मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है बिहेवियरल मॉडल बाय स्किनर। इस मॉडल का मानना है कि बिहेवियर लर्निंग से डेवलप होता है। अगर बिहेवियर गलत है तो उससे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, टोकन इकोनॉमी और सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन जैसे मेथड से चेंज किया जा सकता है। थर्ड है कॉग्निटिव मॉडल बाय आरोन बेक। बेक के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सिचुएशन में
नहीं, बल्कि उस सिचुएशन के बारे में हमारे नेगेटिव थॉट्स में होती है। इसीलिए कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग और रीफ्रेमिंग से नेगेटिव थिंकिंग को चेंज किया जाता है। और लास्ट है इंटरपर्सनल मॉडल बाय हिलगार्ड पेप्लियो। इस मॉडल का फोकस नर्स पेशेंट रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन पर होता है। स्ट्रॉन्ग थेराप्यूटिक रिलेशनशिप पेशेंट की रिकवरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये एग्जाम्स में भी आते हैं। सो इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्चुअल मॉडल और उनके फाउंडर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं रिप्लाई करने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।